अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 21 ज़ुल्हज 1445 हिजरी, जून की 28 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जागो जागो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। और या आई थिंक इट्स नॉट अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग एट्स नॉर्मली इट इज इन कराची, बट इट इज वेरी ह्यूमिड। और कराची में बारिशों का सिलसिला वैसे तो आप तक अब तक ये खबर पहुंच चुकी होगी अगर आप कराची में हैं। सो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, इवन दो मुझे पता ये चला है कि कराची के कुछ पॉश इलाकों में जो है वो कल कोई खास बारिश नहीं हुई और हल्की बूंदाबांदी ही हुई, लेकिन बाज इलाकों में, नॉट सो पॉश इलाकों में काफी ज्यादा बारिश जो है, अब काफी ज्यादा से मुराद ये क्योंकि आधा पौन घंटे का स्पेल था जिसमें अच्छी गनीमत बारिश हुई, यानी कम से कम एक अंदाजा तो हो गया कि चलो जी बस अब मौसम बदलने को है। लेकिन उसके बाद से इट्स बिन हवा जो है वो जनरली रुक गई है, हब्स का सा आलम है। और आज सुबह जो है वो भी इट वाज अ वेरी टफ मॉर्निंग इन द मॉर्निंग ऑफ कोर्स, बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत हाई थी और हवा जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। और अभी भी कहते हैं कराची में अब से कुछ घंटों बाद 1-2-3 घंटे का जो है वो बारिश का स्पेल आ सकता है। सो या एज वन कैन से दी the monsoon is pretty much here. मैंने वैसे परसों अपने शो में बता दिया था कि सिंध में मानसून अपना असर जमाना शुरू कर देगा और उसके जो उसका जो इम्पैक्ट है वो अब देखने में आ रहा है। और पाकिस्तान के बाकी सारे इलाकों में भी जो है वो प्री मानसून शावर बाय द वीकेंड शुरू हो सकते हैं। सो फिंगर्स क्रॉस। आई नो बहुत सारे एरियाज काफी गर्म हैं और कल जब मैंने अपनी स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम में बारिश के हवाले से, तो लाहौर के हमारे दोस्तों के जो मैसेजेस आए थे उनको पढ़ के बस दिल से दुआ निकली थी कि अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे सबके लिए। सो बस इंशाल्लाह कुछ दिनों की बात है। कल बाय द वे पिंडी इस्लामाबाद में कल काफी बारिश हुई, काफी आंधी के साथ जो है वो बारिश हुई है। सो द वेदर्स आर चेंजिंग, नो डाउट अबाउट दैट। द मॉनसून इज राइट हियर एंड या अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बारान रहमत साबित करे इसको, आमीन सुमा आमीन। इस वक्त अमेरिका में भी जो है वो प्रेसिडेंशियल डिबेट पहली चल रही है। CNN जो है वो उस डिबेट को होस्ट कर रहा है और मैं अभी आज सुबह से ही उठ के जो है वो जब से ये डिबेट शुरू हुई थी शायद मैंने पहले 10 मिनट की जो है वो मिस की थी, विच आई एम गोइंग टू कैच अप लेटर ऑन। लेकिन उसके बाद से तकरीबन कोई पिछले सवा घंटे से जो है वो ये डिबेट मैं सुन रहा हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है इस हवाले से। जो मेरे कहते हैं कि जो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है ज़ाहिर है वो कमेंट जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। सो लेकिन बहरहाल एक चीज जो बहुत क्लियर है, जो पहला इंडिकेशन आई थिंक आपको 5 मिनट ही ये जो अगर आप डिबेट सुनेंगे जो इस वक्त जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जारी है, विच आई बिलीव इज नाउ एंटरिंग इनटू इट्स फाइनल फेज, वो ये है दैट जो बाइडन इज जस्ट टू ओल्ड मैन। आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, मैंने तो बल्कि इनफैक्ट जिस वक्त ट्यून इन किया ही था, जिस वक्त मैंने उसको सुनना शुरू ही किया था, उस वक्त ही जो बाइडन बोलते बोलते अचानक रुक गए और वो उनके दिमाग में शायद वो मेरे ख्याल से भूल गए कि वो कह क्या रहे थे और फिर काफी देर तक वो जो है वो मर्मरिंग करते रहे कि वो कुछ उनके कोई सेंस बन जाए। लेकिन बहरहाल आई थिंक फॉर ऑल हिज सपोर्टर दिस वुड हैव बीन आई वोंट कॉल इट एन एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर श्योर, बिकॉज नेचुरली बड़ी उम्र के साथ ये मामलात हो जाते हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि इतनी बड़ी उम्र का आदमी क्या दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का सदर बनना चाहिए या नहीं। पॉलिसीज अपनी जगह जो भी हो सिलसिला, मेरा यही ख्याल है कि आई हैव गॉट नो आइडिया मैन, सीरियसली आई थिंक ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होने वाला है फॉर देम। आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है जी। 7:24 हो चुके हैं। सनराइज शो में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और चलें जी, आप लोगों के ट्वीट्स कुछ मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इसके अलावा हमारी जो सनराइजर्स कम्युनिटी है, सनराइजर्स कम्युनिटी फेसबुक पे है, उस पे मैंने आज का मैसेज ऑफ द डे जो है वो लगा दिया है और I'm sure all of you can see the message today. You know why you guys couldn't see the message yesterday? Because कल मैंने I think the Sunrisers community में ये मैसेज लगाया ही नहीं था। ये मैंने अपनी फेसबुक जो है ना वो टाइमलाइन पे लगा दिया था। सोचें यार, अब
बुढ़ापे में क्या क्या इंसान कर रहा होता है. बट बहरहाल देखें, इस्लाम उल हक बिलास्टर साहब का और शनीला शौकत अली का मैसेज जो है ऑलरेडी आ गया. जुम्मा मुबारक भी आप कहते हैं. बिल्कुल जी, जुम्मा मुबारक आप सबको. टुडे इज द लास्ट शो ऑफ द वीक एज वेल एंड द लास्ट शो ऑफ द मंथ एज वेल. जून का महीना अपनी बड़ी ही तल्ख यादें देकर जो है वो वापस जा रहा है, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हमने एक्सपीरियंस की. पूरे पाकिस्तान ने एक बहुत ही खौफनाक सी हीट वेव जो है वो भी हमने एक्सपीरियंस की. इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिकस्त. और ये शायद मुझे लग ये रहा है कि जून का महीना, मेरे मुंह में खाक, लेकिन जून के महीना जो है हमें वो एक और दाग दे के जरूर जा सकता है. इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनते, यार ये बात बोलते हुए भी मुझे अफसोस हो रहा है सीरियसली यार. कल तो वाकई इंग्लैंड ने बहुत डिसअपॉइंट किया, लेकिन वाकई जो विकेट थी यार, आई थिंक इफ ओनली वन कंट्री दैट कुड रियली play well and win in that wicket was definitely India. So these conditions are favoring them like anything. So बहरहाल चलें जी, अब फाइनल सेट हो गया है. फाइनल T20 वर्ल्ड कप का कल होगा, यानी 29 जून को. साउथ अफ्रीका अपना पहला फाइनल खेल रहा है. भारत की अगर बात की जाए तो दे विल बी प्लेइंग देयर थर्ड T20, नहीं, दे विल बी प्लेइंग देयर फोर्थ T20 फाइनल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आई थिंक 2007 में खेले थे और हाँ, they're actually playing their third T20 final, I think. चलो वो चेक कर लेंगे यार, कोई मसला नहीं है. चलें जी, और कौन है हमारे साथ? फहीम ब्रो का मैसेज आया है. आपने सूरह जुमा की आयत शुरू हमारे साथ शेयर की है. तस्बीह कर रही है अल्लाह की हर वो चीज जो आसमानों में है और जमीन में है. अल्लाह जो बादशाह है, निहायत मुकद्दस, जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला. थैंक यू सो मच माय फ्रेंड. इसके अलावा आप कहते हैं, ब्रो, आउट ऑफ 1900 बिलियन रुपीज पाकिस्तान हैज 1000 बिलियन रुपीज फॉर डेट सर्विसिंग एंड 220 बिलियन विल गो टू डिफेंस. रेस्ट आफ्टर सर्विंग two provinces as per the NFC will have some 130 billion for the development. In this situation, how can Pakistan progress? Comment. यार वैसे आपका ट्वीट पढ़ के ऐसा लगता है कि मैं कोई इंटर के इम्तिहान में बैठा हूँ. सब कुछ लिखने के बाद आप कहते हैं तबसरा कीजिए. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मैं इस पे क्या तबसरा करूं? हाउ कैन पाकिस्तान प्रोग्रेस? आई डोंट नो हाउ विल पाकिस्तान प्रोग्रेस. लेकिन देखो फहीम, एक और भी बात है. आई थिंक हम एक ना नंबर्स को पढ़ने में गलती करते हैं. प्लीज नाउ हियर मी आउट. यहाँ पे जरा गौर से सुनना है. हमारे यहाँ अक्सर ये बात आई जाती है कि पाकिस्तान में दिफा के लिए 200 अरब रुपए और पाकिस्तान में तालीम के लिए 15 अरब रुपए रखे गए. अच्छा यार देखिए, प्लीज बात सुनिए, ये समझने वाली बात है. जब हम फेडरल बजट में तालीम के शोबे में एलोकेट की जाने वाली रकम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो फेडरल इदारे हैं हम उसके बजट की बात कर रहे हैं. कोई फेडरल यूनिवर्सिटीज हो गई, इस्लामाबाद में स्कूल्स एंड कॉलेजेस, उसके हवाले से बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों के जो स्कूल चल रहे होते हैं सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट में आज भी बहुत सारे पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल जो है वहां पे एग्जिस्ट करते हैं. एक पाकिस्तानियों की पूरी पौध है जो सऊदी अरब में 70s और 80s और 90s में ग्रो हुई है, जो कि इन पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल में पढ़कर आई है. अब तो वहां पे रहने वाले ज्यादातर इवन जो पाकिस्तानीज हैं वो भी अपने बच्चों को वहां नहीं भेजते. लेकिन खैर, एनीवे, कमिंग बैक, तो जो एजुकेशन है फहीम, इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट नाउ इन पाकिस्तान. सो ये जो इतना बड़ा एक फंड का ट्रांसफर होता है, जो NFC अवार्ड, आपने खुद बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के तहत जो सूबों को पैसे ट्रांसफर हो रहे होते हैं, उसमें से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सूबे की यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस, स्कूल के लिए पैसा जो है वो एलोकेट करें. सो ये हमेशा हमें गलत नंबर बता रहे होते हैं. अगर आपको वाकई तालीम का पाकिस्तान में एलोकेट किया जाने वाला नंबर बताना है तो फिर आप चारों सूबों, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और विफाक के अमाउंट को कोलेट करेंगे, उसको सम करेंगे, और सम करने के बाद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में एक्चुअल तालीम के लिए क्या अमाउंट डेडिकेट किया गया है. सेम गोज विद दिस. हाउ विल पाकिस्तान प्रोग्रेस? पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेस करना है उसमें सूबों को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है. आपको शायद ये बात भी सुन के हैरत होगी कि पंजाब जैसा बड़ा सूबा जो है वो एक्चुअली सरप्लस बजट प्रेजेंट कर रहा होता है, यानी उनको प्राइमरी लेवल पे एक सरप्लस हो रहा होता है. दैट मींस देयर रेवेन्यूज आर एक्चुअली मोर देन देयर एक्सपेंसेस. बिकॉज हुआ पाकिस्तान में ये है कि हमने सूबों को 18वीं तरमीम का जो एक बहुत मेजर, एक डिजास्ट्रस फ्लॉ था, जो कि मैं अक्सर ये बात, और पिछले चंद दिनों से एक बात बोले जा रहा हूं कि जिस तरह 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बदतरीन नुकसान पहुंचाया. अब काजी फैज ईसा साहब और उनके जो हम ख्याल जजेस हैं जब आइन में तरमीम की इजाजत हुकूमत को दे देंगे तो पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को एक नुकसान पहुंचने वाला है, जिसको फिर हम अगले 8-10 साल में बैठ के याद किया करेंगे. जैसे आज 14 साल बाद हम जो है वो 18वीं तरमीम को कोस रहे होते हैं उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट के हवाले से. सो 18वीं तरमीम का जो एक बहुत नुकसान हुआ था वो ये हुआ था कि आपने रेवेन्यूज तो
पास ऑन कर दिए थे प्रोविंसेस को, लेकिन आपने जो लेकिन प्रोविंसेस ने अपने रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से कोई खास काम किया नहीं, बिकॉज उनको इतनी बड़ी एलोकेशन वफाक से आ रही थी कि वो सब बन गए कंप्लेसेंट. अब आपको बगैर कोई मेहनत किए अगर आपके कोई अब्बू जो हैं, अमीर अब्बू जो हैं आपके, वो नहीं गरीब अब्बू जो हैं, वो जो भी कमाते हैं वो बच्चों में बांट देते हैं, इतने के बाद कि उनके पास अपने पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन आपकी जिंदगी सुकून में जा रही है. व्हाई वुड यू वर्क हार्ड? तो बस यही हाल जो है पाकिस्तानी सूबों का भी है. चलें जी, बाकी मैसेजेस बाद में पढ़ते हैं, अभी छोटा सा ब्रेक है, लाइक लिटरली 1 मिनट के अंदर अंदर मैं वापस आता हूँ आपके पास. सो लेट्स गो देयर, विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ये लें, देखें मैंने आपको कहा था मैं 1 मिनट के अंदर आ जाऊंगा और मैं 1 मिनट के अंदर आपकी खिदमत में वापस आ गया हूं. थैंक यू सो मच गाइस. एंड यस, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट इस वक्त जारी है ट्रंप और बाइडेन के दरमियान. अभी जब मैंने ब्रेक पे गया था तो फिर डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या आप इलेक्शन के रिजल्ट्स को उसका एहतराम करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज ज़ाहिर है पिछली दफा आपको पता डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया था. तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस सवाल को जो है वो क्या कहना चाहिए कि उसको डाइवर्ट कर दिया था, यूक्रेन की वॉर पे वो ले गए थे. इज अ बिग क्रिटिक ऑफ यूक्रेनियन वॉर और उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी बाकायदा हटती है और उन्होंने ये बोला था कि whenever he comes to the America he leaves back with the billions of dollars the freebies we are giving to Zelensky. यानी जब भी वो अमेरिका की बॉर्डर में आता है उसे अरबों डॉलर जो है वो दे देते हैं और वो फिर अपने मुल्क वापस चला जाता है फ्रीबीज लेके हमारे से. सो या चलें जी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इफ इट इज फेयर एंड लीगल एंड गुड इलेक्शन एब्सोल्युटली आई विल एक्सेप्ट द रिजल्ट. चलें जी, ठीक है जी. उन्होंने वहां पे एक जो है वो क्या कहना चाहिए कैवियाट अटैच कर लिया है कि इट हैज गुड टू बी लीगल एंड फेयर. वैसे यार वाकई सीरियसली अभी बीबीसी अब में तजज़िये में लिख रहा है सम व्यूअर्स आर लूजिंग इंटरेस्ट. आई एग्री विद यू, आई थिंक इट्स जस्ट टू लॉन्ग मैन, खत्म करें. आई मीन 2 बुड्ढे बाबे बोल रहे हैं वहां पे एंड सीरियसली लाइक जो बाइडन मैन, आई वाज लिसनिंग टू हिम, इट इज सो डिफिकल्ट. आई मीन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखो यार बड़ी उम्र के लोग, यार हम भी बड़ी उम्र थोड़े दिनों में बड़ी उम्र में दाखिल हो गए हैं यार, लाइक बट मुझे जो इशू है वो ये है दैट इतनी बड़ी उम्र का बंदा जो है, क्या विल ही बी, is he fit enough to be the president of the United States of America? I don't know man, seriously यार. और क्या सीन है? Okay, और क्या है जी? Golf takes over the debate. Okay, candidates asked about their ages. Okay, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो क्या कहते हैं जनाब वाला, लुक एट द रिकॉर्ड, लुक एट नाउ. अच्छा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया. डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं average 2 cognitive tests. अच्छा, बिफोर इंसल्टिंग बाइडन. ओके यार, ये मैं मिस कर गया. वी नॉक ऑन वुड्स वेदर वी हैव वुड्स. आई एम इन वेरी गुड हेल्थ. ऑलराइट. इसके अलावा he doesn't do it. He can't hit the ball 50 yards. Okay. I feel as in good shape as I was 25, 30 years ago. In fact, I'm a little bit lighter. Oh, Donald Trump कहते हैं मैंने actually अपना कुछ weight जो है वो lose किया है. So he thinks he's fitter than when he was 25, 30 years पहले. चलो जी, very interesting. आगे बढ़ते हैं जी. रहमान खिलजी साहब कहते हैं filling in for Dr. again. Happy birthday to Elon Musk. He's turning 52. Happy birthday, Elon Musk. Until recently one of the richest men in the world, but no doubt about that. ज़ाहिर है काफी controversial शख्सियत बन गए Elon Musk, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन amazing entrepreneur, no doubt about that. वो थोड़ा सा off track चला गया पिछले कुछ सालों में, but still बंदा smart था, no doubt. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? इसके अलावा पार मोरेटा, you might remember him as Mr. Miyagi with the famous line wax on wax of Karate Kid. जी बिल्कुल. Though I simply love the remake with Jackie Chan and John Cusack. अच्छा, John Cusack की भी आज हैप्पी बर्थडे है. John Cusack, Con Air, जबरदस्त, क्या बात है. इसके अलावा 2012 जॉन क्यूसैक की एक और मूवी. अच्छा एक्टर यार जॉन क्यूसैक. अब तो आपको पता है कि ही इज वेरी एक्टिव when it comes to the human rights and all, और अच्छा बंदा है, no doubt about that. इनकी एक और भी फिल्म थी ना, वो Serendipity. हम जब नौजवान थे तो उस जमाने में ये बड़ी अच्छी फिल्म लगी थी, बहुत ही रोमांटिक किस्म की जो है वो मूवी लगी थी, Serendipity. John Cusack. All right, he turns 58 today, by the way. चलें आगे बढ़ते हैं जी. ICC revenue distribution model. Okay, मुनीम मकबूल ने मेरे साथ शेयर किया है. So India gets 38.5% of the revenue generated by ICC. Pakistan is the 4th highest recipient with 5.75%. Chalo, thank you. I don't know the reason why you're sharing that, Muneeb, but yes, I think India Nasib is the biggest generator of revenue, but बल्कि they get the highest share as well. इसके अलावा जवेद साहब ने खबर क्या शेयर की है? Prince Harry told to explain missing messages in
न्यूज ग्रुप न्यूज़पेपर लॉसूट. ओके, ये खबर जरा खुल जाए बिकॉज हुआ ये है कि प्रिंस हैरी जो है ना, आपको पता है कि उनकी जरा प्राइवेट लाइफ जो है वो काफी ज्यादा, जो ब्रिटिश टैबलॉइड्स हैं, जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स हैं, इन टैबलॉइड्स एक मखसूस स्टाइल ऑफ न्यूज़पेपर वैसे तो कहा जाता था, लेकिन एक असलूब बन गया है सहाफत का, टैबलॉइड जिन्हें कहा जाता है, जिनका फोकस जो है वो बहुत ज्यादा सेंसेशनल किस्म की न्यूज के ऊपर होता है. ये द सन और न्यूज ऑफ द वर्ल्ड और ये सारे जो है द मिरर, ये सब टैबलॉइड होते हैं. तो इन्होंने जो है ना वो केस किया हुआ है और इनके केसेस वगैरह जो है वो चलते रहते हैं. क्या कहते हैं जी, द ड्यूक ऑफ ससेक्स हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द हाई कोर्ट जज टू एक्सप्लेन व्हाई मैसेजेस which might be relevant to his legal case against publisher of The Sun have been deleted. चलें जी, ओके, केस चल रहा है इनका ongoing. Let's see what happens there. इसके अलावा Foxconn, India seeks report on hiring practices of the Apple supplier. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज Foxconn जो है, इट्स अ ताइवानीज कंपनीज जो कि आईफोन का सबसे बड़ा असेंबलर है. सो व्हेन यू से दैट आईफोन्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जब ये बात की जाती है कि इंडिया में आईफोन बन रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा दैट आईफोन खुद अपने फोन जो है वो नहीं बनाता. वो करते क्या है कि वो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनको हायर करते हैं और वो कंपनीज जाके जो है वो उनके लिए फोन बना रही होती है. मसलन ये कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सैमसंग के फोन्स बनते हैं हर किस्म के, आई मीन आपको पता है कि S24 जैसा इनका टॉप ऑफ द लाइन फोन भी पाकिस्तान में असेंबल हो रहा होता है. देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं कि भाई ये चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसमें फिर एक करेक्शन आती है और कहा जाता है कि जी डोंट कॉल इट मैन्युफैक्चरिंग, कॉल इट असेंबलिंग. यानी पीपल लाइक टू डाउन प्ले दिस थिंग. इसमें मेरी एक बार एक चाइनीज से बात हुई थी और उसमें उसने चाइनीज ने बड़ी अच्छी बात बोली थी दैट नो कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ, हम आज जिस दुनिया में रहते हैं, दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा होता, सारे मुल्क असेंबली कर रहे होते हैं बिकॉज आपके कंपोनेंट्स इतने सारे दुनिया से जो हिस्सों से जो है वो आ रहे होते हैं. तो ये फॉक्सकॉन जो है ये सबसे बड़ा असेंबलर है आईफोन के फोन्स का. आईफोन खुद एप्पल जो है वो फोन नहीं बनाता, उन्होंने ये ताइवानीज कंपनी को किया हुआ आउटसोर्स और उन्होंने जो है वो इंडिया में, साउथ इंडिया में, खासतौर से चेन्नई के करीब अपने जो है ना प्लांट्स लगाए हैं. और कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हैज सॉट अ डिटेल्ड रिपोर्ट फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट following media reports that Apple supplier Foxconn was allegedly rejecting married women for iPhone assembly job. यानी उन पे जो है ना, ये रॉयटर ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें उन्होंने अलेज किया है, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया Foxconn पे कि उसने बेसिकली इंडिया में जो जॉब्स दे रहा है उसमें वो जो मैरिड खवातीन हैं उनको जॉब्स नहीं दे रहा. और जाहिर है ये जो अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं उसके खिलाफ ये एक चीज होती है. सो चैलेंजिंग. ऑलराइट, अब देखते हैं क्या इसकी रिपोर्ट आती है. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, BBC का मैं तज्जिया पढ़ रहा हूँ इस वक्त और उनका कहना यह है दैट वी आर ओवर an hour and a half into the first debate and according to one expert it doesn't seem to be going incredibly well for either candidate. Okay, यानी अगर BBC ये कह रहा है कि it is not going well for either candidate, that means it is going very bad for Joe Biden. Because आपको पता है कि BBC सब कुछ कर लेगा लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की तारीफ नहीं करेगा. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या है, on this day 28th of June, happy birthday to Mushtaq Ahmed, also known as Mushi, the famous for bad grip changing services of opening batters. Okay, and Mr. Wahab Riaz, famous for many other services than cricket. Yani seriously, I think if there is one man who is most disliked in Pakistan cricketing setup right now by the genuine Pakistan cricket fans, it is Wahab Riaz. और उनकी आज सालगिरह है तो चलें जी, हैप्पी बर्थडे बट नो हैप्पी बर्थडे. अदौर रहमान साहब कहते हैं रीच बैक टू कराची, एवरीथिंग वेंट वेल रिगार्डिंग माय डॉटर्स वेडिंग. Allah is so kind that the weather also became normal in those 2 days. For me, with fractured foot, it was tough, but with the blessing of Allah, it was memorable. चलें जी, अताउर रहमान साहब हमारे बहुत रेगुलर लिस्नर हैं जी माशाल्लाह. अपनी साहबजादी की शादी के सिलसिले में लाहौर गए हुए थे और वहाँ पे पहुँचते ही इनका पैर जो है वो इंजर्ड हो गया था, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट गुड. अता साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको. लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू एंड योर फैमिली एंड फॉर योर रिकवरी एज वेल, बिकॉज मुझे अंदाजा है कि आप क्योंकि बड़े एक्टिव आदमी हैं और माशाल्लाह आप योगा वगैरह भी रोजाना करते हैं. सो इस तरह प्लस्तर चढ़ा हुआ हो पैर में और थोड़े से इमोबाइल हुए हुए हों तो फिर काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो रहा होगा, बट इंशाल्लाह यू विल बी बैक ऑन सून. सर हसन शेख कहते हैं ऑन दिस डे 1997 होलीफील्ड टाइसन
2, Mike Tyson is disqualified in the third round for biting a piece of Evander Holyfield ear. यार वैसे ये बात मुझे आज तक यार, इस जमाने में हम इंटर में हुआ करते थे और इंटर का हमारा हमारे फर्स्ट ईयर वगैरह के इम्तिहान खत्म हुए थे और आई रिमेम्बर के वो दोस्तों के साथ हम जो है वो आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर दैट इंसिडेंट एंड वी वर ऑल शॉक के यार ये टाइसन को हुआ क्या है, बिकॉज यार इतना ये टॉक्ड अबाउट मैच था और उस जमाने में ज़ाहिर है कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं हुआ करती, नहीं सोशल मीडिया की एंड ऑल. सो आई रिमेम्बर के स्टार स्पोर्ट्स पे ये फाइट आनी थी या पता नहीं कहाँ पे, ESPN पे ये फाइट आनी थी ऑफ कोर्स, और अपने डिश की डायरेक्शन चेंज किया करते रहे तो उससे फिर ESPN आया करता था. एंड यार टाइसन ने कान खा लिया यार, इवेंडर हॉलीफील्ड खा नहीं लिया, उसका जो है वो काट के उसने फेंक दिया उठा के. लाइक व्हाट वाज ही गोइंग थ्रू मैन. अच्छा जी, इसके अलावा आसान कहते हैं क्राइंग कीप्स यू हेल्दी बाय लिटरली फ्लशिंग अवे हार्मफुल बैक्टीरिया एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस. यानी आपने कहा कि जी रोना जो है वो आपको सेहतमंद रखता है, बिकॉज रोने से आपके जो हार्मफुल बैक्टीरिया या खतरनाक बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं आपके जिस्म में वो बाहर निकल जाते हैं और आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाता है. अच्छा चलें जी, रो लिया करें कभी कभार यार. मेरा भी आजकल वैसे खैर अब तो क्रिकेट टीम के लिए रोने का भी दिल नहीं चाहता यार. आई मीन रोने का तब दिल चाहे ना, पाकिस्तान के हालात पे अक्सर दिल जो है वो खून के आंसू रोता है, लेकिन पता नहीं उससे भी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, खून के आंसू रोने से क्या हार्मफुल बैक्टीरिया और स्ट्रेस रिलीफ होता होगा. मुझे लगता है खून के आंसू रोने से स्ट्रेस बढ़ जाता होगा ज्यादा, लेकिन खैर चलें जी, हाय क्या करें यार. आगे बढ़ते हैं जी, और हाँ जरा मैसेज देख लेते हैं फेसबुक पे कौन कौन है हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त. सो फारूक असगर साहब कहते हैं ग्रेट सॉन्ग सम्मी मेरी वार एंजॉयड ऑन मोटरवे ट्रैवल, सजेस्टेड टू इंक्लूड वन फोक सॉन्ग इन द शो मे बी वीकली. यार आजकल पाकिस्तान में ज्यादातर गाने जो हैं वो पंजाबी में ही आ रहे हैं तो उनको हम फोक सॉन्ग ही समझ लेते हैं, तो काफी चलते हैं प्रोग्राम में. चले, लेकिन अभी कोक स्टूडियो का गाना आने वाला है, थोड़ी देर में वो सुनते हैं. अभी ब्रेक के बाद या इस ब्रेक के बाद हम कोक स्टूडियो का सॉन्ग सुनते हैं एंड देन शाजिया मंसूर वाला. तो आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ यार, और हमारे यहाँ भाई सारा बेबी को गाना पसंद आ गया है, पता है आपको. तो इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी में जब हम बैठेंगे तो वो गाना चलना पड़ता है, तो बस ठीक है. ऑलराइट, हम काफी सुन रहे हैं वाला गाना. लुबना महमूद कहती हैं गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, कैसी हैं आप. सरवर चाचू का मैसेज आया है, कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील, कैसे हैं सरवर चाचू, आप खैरियत से. अच्छा हुआ कल रात में हम लोग डिनर साथ ही कर रहे थे और वो इंग्लैंड वाला मैच, उनकी पहली विकेट गिरी थी और मैं फिर उठ के बस मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ. तो अच्छा ही हुआ यार, इतनी डिसअपॉइंटमेंट इंग्लैंड तो यार कल तो हद कर दी. रोमाना जगील कहती हैं योर प्रोग्राम keep us updated and I feel free to communicate and discuss with all. Thanks a lot. बहुत शुक्रिया रोमाना, that's very kind of you. कि मेरे शो की वजह से आप ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम सुनती हैं हमारा, और मुझे अंदाजा है कि मेरा यूट्यूब शो जिस टाइम पे होता है वो आपके लिए बड़ा इनकन्वीनियंट टाइम होता होगा, लेकिन फिर भी आप इसको बड़ा रेगुलरली रात में देख रही होती हैं एंड थैंक यू, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया. ये आई एम अ न्यू मेंबर सेज आयमा शेख, मुझे आपसे एक बात करनी थी. मेरे हस्बैंड को क्रिकेट का शौक है, अगर पॉसिबल हो तो उनको भी टीम में ले लें. अच्छा, तो आयमा आप क्या कराची में होती हैं? अगर आप कराची में होती हैं तो मुझसे आप राब्ता कीजिए ऑन फेसबुक, मैसेज कीजिए आप. मैं हमारे जो क्रिकेट टीम के सनराइजर्स क्रिकेट टीम के रूह रवा और कप्तान हैं, मैं यूसुफ नवाब साहब, उनसे आपका राब्ता करवा दूंगा आपके हस्बैंड का, और आपके हस्बैंड क्रिकेट खेल सकते हैं बिल्कुल. फर्स्ट टाइम मैसेजिंग फ्रॉम लाहौर, मजहर हुसैन कहते हैं वेरी गुड इन्फॉर्मेटिव शो. मेरे पास टाइम कम होता है, न्यूज नहीं देख पाता, लेकिन आपका शो मुझे हर न्यूज से बाखबर कर देता है. अल्लाह सलामत रखे. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. अच्छा जी भाई, नाइट ड्यूटी पर होता हूँ, 7 बजे खत्म होती है, पर आपके शो के लिए 9 बजे तक जागता रहता हूँ. सोचता हूँ आज बता दूं आपको. जहूर भाई थैंक यू सो मच मेरे भाई, खुश रहो यार, खुश रहो, अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन. शहजाद अहमद साहब कहते हैं गुड प्ले बाय इंडिया, थर्ड फाइनल 2007-14. हाँ, मेरे जहन में यही आ रहा था, 2007-14 जो बांग्लादेश वाला वर्ल्ड कप था, और फिर उसके बाद अब जो है इंडिया फाइनल में पहुंचा है. आई होप साउथ अफ्रीका विन. नहीं यार, मुझे तो नहीं लग रहा इंडिया हारता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे, सीरियसली स्पीकिंग. इसके अलावा जरीन अवान कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई विलेज बागदरा फ्रॉम एबटाबाद. भाई, अमेरिकन प्रेसिडेंट डिबेट का उनके इलेक्शन पर कितना असर पड़ता है? असर पड़ता है, ये कह देना कि नहीं पड़ता, इसमें कोई शक नहीं है. जो बहुत सारे जो अमेरिका में ना 2 तरह के वोटर्स होते हैं. एक तो वो वोटर होते हैं जो कि हार्डकोर वोटर, यानी कुछ भी हो जाए वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट देंगे, कुछ भी होगा जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देंगे, वो तो एक तरह के वोटर. दूसरी तरह के ना स्विंग वोटर्स कहते हैं. स्विंग वोटर ये होता है जो कि हर इलेक्शन टू इलेक्शन, यानी कि वो बेसिकली किसी भी तरफ झुकाव कर सकते हैं. तो ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, जो स्विंग वोटर्स होता है उनको कन्विंस करने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है. सो
इट डज प्ले अ रोल. ज़ाहिर कोई ना कोई इसकी अफादियत है जिसकी वजह से अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं उसका जो इलेक्शन कल्चर है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है ये. रूसा कहती हैं लास्ट वीक डे की अलग ही खुशी होती है. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. शाहीन ताहिर कहती हैं आई एम मिसिंग पानी का बुलबुला. तो पानी का बुलबुला जो है वो हम चला देंगे इंशाल्लाह अगस्त के महीने में. अगस्त दूर कितना रह गया, बस अभी आया अगस्त. तो चलें अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. एक गाना सुनते हैं और फिर वापस आएंगे और आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालेंगे. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Shazia Manzoor and Hassan Rahim with Turi Jaan. I'm sorry, मैं जरा डोनाल्ड ट्रम्प को पॉज कर दूं. ठीक है जी, चलें. Alright, ये रही सूरत हाल अभी. और अभी हम जो है वो आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालने वाले हैं. Before we head towards our टाइम चेक एंड यार अभी तक चल रही है डिबेट यार. वैसे बहुत लंबी हो गई यार. अब मेरे ख्याल से अभी जो है ना ये बस कर देना चाहिए इसको. बट चलें जी आगे बढ़ते हैं. भाई कल की जो बड़ी खबर है ज़ाहिर है वो इद्दत केस के हवाले से इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकला हैं उनकी दरख्वास्त के उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया जाए. वो कल उनकी ये इस्तदा मुस्तरद हो गई है. सो मैं बार बार आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने शायद कल भी आपको बात बताई थी कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस केस. एक पार्ट जो था वो ये था कि इन्होंने इस्तदा की थी जज मजोका से कि उनकी जो सजा है उसको मुअत्तल कर दिया जाए. और दूसरी जो इनकी अपील चल रही है दैट इज ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस. सो मैं बढ़कर हैरान हुआ कि पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम जाहिद गशकोरी साहब है. नो आप हैरान रह जाते हैं कभी कभार ये बात सुन के और सोच के कि इतने सीनियर जजेस उनको ये पता ही नहीं है कि केस क्या चल रहा है. लाइक मुझे कभी कभार कल तो बल्कि हमारे एक वकील दोस्त ने बोल भी दिया कि यार आप तो आधे वकील बन चुके हैं ये केसेस फॉलो करते करते. जाहिद गशकोरी साहब कल ये ट्वीट करते हैं कि खावर मानी का दुरुस्त साबित हो गया. अरे भाई ये केस के मेरिट्स के ऊपर तो बात ही नहीं हुई. अच्छा अगर खावर मानी का दुरुस्त साबित हुए तो इस मुल्क के निजाम पे लानत है खुदा की कसम. लाइक ये तो खैर कोई शक ही नहीं है. लेकिन कल जो है वो सिर्फ ये जज ने फैसला दिया कि जी जो सजा की सस्पेंशन की उनको कोई वजह समझ में नहीं आती. बिकॉज सजा की सस्पेंशन के हवाले से जो कवानीन है और जो प्रेसिडेंसेस पाकिस्तान में क्रिएट हुई हैं ये दरख्वास्त उस पर पूरी नहीं उतरती. बहरहाल हम ये बात जानते भी हैं कि जब जज को कुछ करना होता है तो उसके लिए कोई अच्छी सी वो तावील भी बांध देता है. और काजी फायद ईसा साहब के हमने एटीट्यूड से जो कोर्ट में लाइव हमें नजर आ रही होती है वो देख के हमें ये अंदाजा भी हो जाता है कि यार जज चाहे जिस बात को आगे बढ़ाना चाहे उसको बढ़ा सकता है. इतनी पावरफुल पोजीशन होती है जब आप कज़ा के मनसब पे जो है वो बैठे हुए होते हैं. वैसे वाकई सीरियसली यार जो एक बात हमेशा होती है, हमारे उस्ताद मोहतरम भी ये बात हमेशा बोलते हैं कि हम शायद ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हर इंसान को जो जज करेगा वो एक मखसूस क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो जज कर रहा होगा. लेकिन अल्लाह ताला हर शख्स को उसकी नॉलेज के मुताबिक और हर शख्स उसकी अल्लाह ताला उसको जो माहौल प्रोवाइड किया गया है उसके मुताबिक उसको जो है वो जज कर रहा होगा. मैं कभी कभार ये सोच के जब मैं भी हाई कोर्ट की हेयरिंग्स में जा रहा होता हूँ हमारी सोसाइटी के हवाले से एंड ऑल, और मैं जब जज को देख रहा होता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि या अल्लाह खुदा मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे जज नहीं बनाया. बिकॉज उस शख्स का जो हिसाब है वो कितना तगड़ा होने वाला है और कितना कड़ा और मुश्किल हिसाब होने वाला है. बिकॉज अल्लाह ताला ने उसको इतनी बड़ी पोजीशन पे जो है वो बिठाया हुआ है. सो एनीवे कमिंग बैक टू दिस थिंग, ये जज मजोका साहब ये समझते हैं कि जी ना इन्होंने कोई प्रिजन सर्व अभी कोई बहुत ज्यादा तवील तादाद के लिए जो है टाइम के लिए जो है वो सेट किया है, ना वो ये कहते हैं कि जी बहरहाल उन्होंने बहुत कोई 7-8 या 10 पेजेस का एक अपना जजमेंट बना के लिख दिया. ही वॉज ऑन द सीट फॉर 25 सेकेंड्स ओनली. वो आए, उन्होंने अनाउंस किया कि जी मैं ये रिजेक्ट कर रहा हूँ. बाकी सारी तफसीलात जो हैं वो मौजूद हैं ऑन ये सारी तफसीलात जो हैं ये मौजूद हैं इस फैसले में. ये जो पीटीआई के जो प्रो पीटीआई यूट्यूबर्स है ना, इन लोगों ने वैसे ज्यादा इनकी उम्मीदें जो है ना वो बढ़ा दी थी. वरना अदरवाइज यार मेरे ख्याल से द ओनली फैक्ट, यानी कल सुबह भी मैं इस बात पे हैरानी का इज़हार कर रहा था कि अभी तक इमरान खान पे कोई केस क्यों नहीं हो, गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई है, तो उससे साफ ये यकीन था कि लोअर जुडिशरीज आर इजी टू मैनेज एंड वी नो व्हाट कैन हैपन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. डॉन की आज की जो लीड है वो ये है कि पाकिस्तान कैन क्रॉस बॉर्डर टू हंट टीटीपी. ये कहना है ख्वाजा आसिफ का. Defense Minister rejects possibility of dialogue with banned outfits. Says parliamentary nod will be sought for fresh action under azm istehkam.
Fazal alarmed by critical security situation in KP, favors talk with Kabul instead of threats. Okay. Economic Coordination Committee green lights major pension reform. पाकिस्तान में पेंशन के हवाले से नई रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं. अगर आपको याद हो, अब से कोई 4 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है वो इसमें कुछ बड़े इनकलाबी इकदाम जो है वो किए हैं. तैमूर जफर झगड़ा जो है वो इनके फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त हुआ करते थे और उन्होंने ये काम शुरू किया था जिसको उस वक्त ज़ाहिर तनकीद का निशाना बनाया गया था. बट अब वही लोग जो हैं उसको फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. चेंजेस इफेक्टिव फॉर सिविलियंस फ्रॉम 1st of July, आर्म्ड फोर्सेज फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. Gross pensions to be based on 70% of salary in the last 2 years of the service. Ordinary family pension to apply for 10 years. For life in case of children with special needs, rehired retirees can retain pension or salary. बहरहाल जी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या वो चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, बट पेंशंस हैव गॉट टू बी फंडेड. पेंशंस जो होती हैं वो फंडेड होनी चाहिए. इसका मतलब ये कि जिस तरह आप एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते हैं और प्रोविडेंट फंड के लिए आपका एक थोड़ा सा अमाउंट जो है वो कट रहा होता है और उसमें कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही होती है, फिर ये अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट हो रहा होता है और आप जब ये कंपनी छोड़ के चले जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट जो है मिल जाता है. सिमिलरली जो पेंशन होनी चाहिए उसमें होना यही चाहिए कि एम्प्लॉय का एक सर्टन अमाउंट कटना चाहिए, थोड़ा बहुत हुकूमत पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर दे, एंड देन मेक एन एंडाउमेंट फंड आउट ऑफ इट. यार, मेक एन इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्ट दैट मनी, गेट सम रिटर्न्स आउट ऑफ इट, जस्ट पुट इट इन ट्रेजरी बिल्स और व्हाटएवर दैट यू वांट टू. कुछ भी आप करना चाहें वो आप कर लें और फिर उसके बाद जो है वो उस पे जब आप 25-30 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो तो वहां से पेमेंट आनी चाहिए. अदरवाइज नो भाई नो. कब तक आप देते रहेंगे ये फ्री वीज लोगों को. आगे बढ़ते हैं जी, क्या सीन है. पाकिस्तान का अमरीकी करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान, मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है. खारजा पॉलिसी पर खुसूसी इजलास बुलाने की तजवीज मुनासिब. हमें अपनी खुद मुख्तारी और यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए. करारदाद कौमी असेंबली में लाई जाएगी. चलें जी, बड़ी मजेदार चीज होने वाली है अब, क्योंकि अमरीका में ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बिल आया है, तो करारदाद आई है, तो पाकिस्तान अब अमरीका के खिलाफ करारदाद जो है वो सेट करेगा. क्योंकि जाहिर है, देखें, इससे अंदाजा ये होता है दैट द गवर्नमेंट हैज बीन एम्बैरेस्ड बाय दिस. इसमें कोई शक नहीं है. आगे बढ़ते हैं जी, के साथ जरूर बैठे, लेकिन पहले किरदार कशी करने पर माजरत करवाते. हनीफ अब्बासी का ये कहना है. परवेज इलाही कहते हैं पंजाब असेंबली में भर दिया. परवेज इलाही को फर्दर जुर्म के लिए 8 जुलाई को जो है वो तलब कर लिया गया है. और इसके अलावा उमर अयूब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं. अपोजिशन लीडर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे, ये कहना है. उन्होंने खत लिखा है बानी पीटीआई को. हम बढ़े टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज दी सनराइज शो विद मी अदील एंड क्रिकेट गपशप में ऑफ कोर्स हम T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे. सो द फाइनल्स लाइनअप इज कंप्लीट नाउ. T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो होने वाला है. सो वी आर डन विद ऑल द मैचेस एक्सेप्ट फॉर वन, एंड दैट्स द बिग वन, दैट इज द फाइनल. और कल जो है वो दूसरा सेमीफाइनल गया, खेला गया, एंड यू हैव गॉट टू से, आई थिंक इतने वन साइडेड सेमीफाइनल्स इस T20 वर्ल्ड कप के हुए हैं कि क्या कहा जाए. जहां पे एक जगह टोटली आउटक्लास किया साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को, वहां पे इंग्लैंड ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का जो है वो सफाया किया इस टूर्नामेंट में. और क्या जबरदस्त क्लिनिकल अंदाज से भारत ने कल कामयाबी हासिल की इन द कंडीशंस जो कि ज़ाहिर है इंडिया को ज्यादा फेवर करने वाली थी. आपको इंडिया की बैटिंग के दौरान ही इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि इंडियन स्पिनर्स यहाँ पे खा जाएंगे इंग्लैंड के बैट्समैन को, बिकॉज बॉल ग्रिप कर रहा था काफी ज्यादा और बॉल बहुत ज्यादा लो रह रहा था. और बॉल यानी इंडिया, अगर आप नोट भी करते तो इंडियन स्पिनर्स जो हैं वो एक्चुअली दे हैड रिड्यूस द पेस ऑफ द डिलीवरी. वो जो बॉल छोड़ भी रहे थे तो फिर वो इतनी ज्यादा बॉल को जो है ना वो जान नहीं मार रहे थे उसमें. दे टुक द पेस बिकॉज उनको पता था कि वो जितनी कम स्पीड के साथ या कितनी कम वेलोसिटी के साथ जो है वो डेड विकेट पे बॉल फेंक रहे होंगे, बॉल उतना लो जो है वो रहेगा. इवन इंडियन फास्ट बॉलर्स को अगर आप देखते तो अर्शदीप सिंह का अगर आप पहला स्पेल देखते तो यू कुड हैव नोटिस्ड, एंड इवन फॉर दैट मैटर जसप्रीत बुमराह के, खैर बुमराह बहुत ग्रेट बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो कोई कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर कंडीशन से बेहतरीन बॉलिंग जो है वो आपको करके देता है.
हाउएवर हमें 2 फुल टॉसेस उसने दे दी थी इफ्ती चाचू को, लेकिन इफ्ती चाचू कुछ नहीं कर पाए, उनका वो एक अलग बात है. लेकिन फिर भी कमिंग बैक उसको कोई फर्क नहीं पड़ना था. लेकिन अर्शदीप को भी अगर आप देखते हैं तो वो मुसलसल स्लो बॉलें कर रहा था, बिकॉज जाहिर है वो विकेट के पेस को इंडिया बेहतर समझ गया था और उनको यही था कि यार इस पे जो है ना हमें बॉल को नीचे रखवाना है. सिर्फ वो ऐसे ही हो रहा था कि यार इंग्लैंड की 3-4 विकेटें तो ऐसी गिरी कि वो बॉल इतनी लो रही कि आई मीन फिर वही सवाल पैदा होता है कि यार वाज इट अ गुड विकेट फॉर क्रिकेट. देन ऑफ कोर्स ये भी फिर एक चीज आती है कि भाई इसी विकेट पे तो इंडिया ने भी बैटिंग की थी और उसमें कोई शक नहीं. और यार एक बात माननी पड़ेगी, मुझे नहीं पता कि इंडिया जब वर्ल्ड कप जीत जाएगा, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई इंडिया वुड बी लूजिंग दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज यार बारबेडोस में क्या शुड वी एक्सपेक्ट अ डिफरेंट विकेट देयर व्हाटएवर, बिकॉज अगर जरा सी भी बैटिंग कंडीशंस फ्रेंडली वहां पे विकेट्स आ गई तो जाहिर इंडिया की बैटिंग भी बहुत स्ट्रांग है. लेकिन जो पॉइंट है वो ये कि इंडिया का जो रोहित शर्मा स्टार्ट प्रोवाइड कर रहा है ना पिछले कुछ मैचेस में, यार बस वो स्टार्ट ही जो है ना वो बाकी टीमों को फुस कर देता है. यानी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी ऐसा ही हुआ, जिस तरह का स्टार्ट उसने प्रोवाइड किया. और कल भी इवन रोहित शर्मा ने जो 39 गेंदों पे 57 रन, लाइक आप सोचें यार, सिर्फ रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए और इंग्लैंड की जानिब से जो हाईएस्ट स्कोर था दैट वाज 25 ऑफ 19 बाय हैरी ब्रूक्स, जिसमें 3 बाउंड्रीज थी. आई मीन हु वुड हैव थॉट कि इंग्लैंड की जो इतनी विशाल किस्म की बैटिंग लाइनअप है उसमें टॉप 8 बैट्समैन में से एक खिलाड़ी भी जो है वो एक छक्का नहीं मार रहा होगा. जस्ट इमेजिन, आई मीन दिस वाज बहुत जबरदस्त जी. कल जो है वो कंडीशंस को अडेप्ट किया इंडिया ने डेफिनेटली, और हुआ कुछ ऐसे ही जी. पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 171 रन बनाए, 7 विकेट नुकसान था. एज आई सेड रोहित शर्मा वाज द हाईएस्ट रन गेटर 57. विराट कोहली एक बार फिर से फेल हुए. अच्छा, आई रियली डोंट नो द स्ट्रेटजी बिहाइंड विराट कोहली. अच्छा, एक तो ये कि आई थिंक इस वर्ल्ड कप के आगाज में ही इंडिया ने शायद डिसाइड कर लिया होगा दैट विराट कोहली इज गोइंग टू गो ऑल आउट, और वो ऑल आउट जाके खेलेगा और वो सिर्फ छक्के मारने की कोशिश करेगा. बिकॉज और चाहे वो फ्लॉप हो या वो हिट हो, विराट कोहली इसी स्टाइल में ही जो बैटिंग कर रहा होगा. बिकॉज दिस एक्चुअली हैज बीन अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ये शायद विराट कोहली का जो है ये आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट है और हो सकता है इज वेरी क्लोज टू हिज रिटायरमेंट एंड ऑल. लेकिन वो अपना स्टाइल नहीं बदल रहा, वो उसी स्टाइल से बैटिंग कर रहा है जिस तरह वो पहले मैच में जो है वो कर रहा था. हो सकता है उसका ये स्टाइल जो है ये फाइनल मैच में चल जाए और वो अपने इस मैच को जो है वो काफी यादगार बना ले, वरना अदरवाइज आई थिंक दिस हैज बीन ही गॉट आउट एट 0 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. आई थिंक यूएसए के खिलाफ भी जो है वो ऑफ कोर्स 0 पर आउट हुए थे. पाकिस्तान के खिलाफ ही स्कोर्ड ओनली 4 रन, आयरलैंड के खिलाफ 1 रन, अफगानिस्तान 24, बांग्लादेश के खिलाफ 37 रन बनाए थे कोहली ने और इंग्लैंड के खिलाफ 9 रन बनाए. सो दिस हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट्स फॉर हिम. अदरवाइज हमें पता है कि वो इन टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और अक्सर लोग कहा यही करते थे कि बाबर और कोहली का जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि कोहली जो है वो बड़े स्टेज पे भी आके जबरदस्त परफॉर्म करता है, जिसको बाबर के करियर में रिसेंट टाइम्स में काफी मिसिंग है. अच्छा जी, ऋषभ पंत ने 4 रन बनाए, लेकिन आई थिंक उसके बाद जो बहुत क्रिटिकल नॉक थी इंडिया की वो सूर्य कुमार यादव की जाने पर 36 गेंदों पर 47 रन, 4 चौके और 2 छक्के इसमें शामिल थे. हार्दिक पांड्या प्लेड अ कैमियो, 23 ऑफ 13, 2 छक्के और 1 चौका उसमें भी शामिल था. और रविंद्र जडेजा 9 पे 17 और इसके अलावा 6 पे 10 बनाए अक्षर पटेल ने. दुबे जी जो हैं वो 0 पर आउट हुए. इसको बड़ी गालियां पड़ती हैं इंडिया में यार. चलें आगे बढ़ते हैं जी. 3 विकेटें हासिल की क्रिस जॉर्डन ने और आदिल रशीद के 4 ओवर्स में 25 रन आए और उन्होंने 1 विकेट हासिल की. एंड इंग्लैंड डिड नॉट बॉल मोइन अली यस्टरडे. आई मीन इंग्लैंड बिल्कुल डिफरेंट विकेट ऐसा लग रहा है कि दोनों टीमों ने जो है ना वो उस हवाले से रीड की थी. आगे बढ़ते हैं जी. अगर मोइन अली इंजर्ड नहीं, विच आई अज्यूम ही वाज नॉट, बिकॉज कल जो है उनको 1 डाउन भी खिलाया था वहां पर उन्होंने. एनीवे, इंग्लैंड का स्टार्ट अच्छा नहीं, इंग्लैंड का स्टार्ट एक्चुअली अच्छा था और आपको ऐसा लग रहा था कि यार आई थिंक दे आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. लेकिन आई रियली डोंट नो दिस लॉजिक. ये इस वर्ल्ड कप में किसी को काउंट करना चाहिए कि रिवर्स स्वीप पे कितने खिलाड़ी आउट हुए हैं. और ये जो है जनाब जॉस बटलर हु वाज लुकिंग ओके, उन्होंने एक रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में जो है वो बॉल को खड़े कर बैठे और फिर ऋषभ पंत ने जो है वो उनका कैच लिया. एंड देन फिल सॉल्ट जो है 5 रन बनाकर आउट हुए. उसके बाद मोइन अली ने 8 बनाए, जॉनी बेस्टो 0 पे आउट हुए, हैरी ब्रूक्स 25, सैम करन 2, लियाम लिविंगस्टन 11, क्रिस जॉर्डन 1, जोफ्रा आर्चर ने 21 रन बनाए, 2 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे. द ओनली 2 सिक्सेस ऑफ द इंग्लैंड इनिंग, आदिल रशीद के 2. और इस तरह इंग्लैंड जो है वो 16.4 ओवर्स में 103 रन बनाकर जो है वो आउट हुआ. 3 विकेटें हासिल की अक्षर पटेल ने 23 रन देके और कुलदीप यादव ने भी जो है वो 3 विकेटें हासिल की सिर्फ 19 रन देके. जसप्रीत बुमराह गॉट 2 विकेट्स फॉर 12 एंड दैट वाज इट. सो इंडिया
T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का तीसरा फाइनल अपना कल खेल रहा होगा. एक दफा वो कामयाब रहे अगेंस्ट पाकिस्तान, एक दफा वो नाकाम रहे अगेंस्ट श्रीलंका, और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनका फाइनल होने वाला है. एंड वी नो दैट साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में खेल रहा है, किसी भी आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार खेल रहा है. एंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच कल 7:30 बजे ब्रिजटाउन बारबाडोस में खेला जाएगा. एंड डेफिनेटली ये इस टूर्नामेंट की दो सबसे बेहतरीन टीमें हैं, इस टूर्नामेंट की दो अनडिफीटेड टीमें हैं. इनको किसी भी मैच में शिकस्त का सामना जो है वो नहीं करना पड़ा. इंडिया को आप कह ये सकते हैं कि the only match in which they had a very high probability of losing was against Pakistan in New York. Pakistan came very close to defeating India. लेकिन इंडियन टीम की जो ग्रेटनेस अब एक डेवलप हो गई है, वट एवर यू से यार, आई मीन वी ऑल लव टू हेट इंडियन टीम, बट माननी पड़ेगी यार, वो अच्छा खेल रहे हैं तो वो खेल रहे हैं. जाहिर है बाकी चीजें उनको फेवर करना, ये करना, वो बातें अपनी जगह, बट कैन यू ब्लेम इंडियन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द वे पाकिस्तान लॉस्ट द गेम? नो, वी शुड हैव वन दैट गेम. कोई उसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं. इतने बड़े बड़े हाईली पेड हमारे क्रिकेटर्स हैं जो कि आपने देखा जिस तरह कोलैप्स हुए इंडिया के सामने. वी शुड हैव वन दैट गेम. सो दैट वाज द ओनली गेम इन दिस टूर्नामेंट जिसमें आप कह सकते हैं कि यार इंडिया आपको थोड़ा सा प्रेशर में नजर आया और आखिर तक वो लगा था कि यार इंडिया के हाथ से ये गेम निकल सकता है. लेकिन उसके अलावा तो दे हैव बीन टॉप नॉच साइड एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर मी दे विल बी स्टार्टिंग as the favorites there. So India had one washout. अच्छा, बार बार कल भी मैंने ये बात बोली तो उसमें कहते हैं अबे नहीं, इंडिया का एक मैच वॉश आउट हुआ था. नो, सो वॉश आउट गेम तो they did not lose that game ना. So these are two undefeated teams in this tournament जो कि फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने आ रही है. एंड विच इज अ फेयर थिंग. आई मीन दैट्स द थिंग, द टू बेस्ट टीम प्लेइंग ईच अदर इन द फाइनल ऑफ अ टूर्नामेंट. दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम. तो बहरहाल जी, good luck to both the sides. Of course, we'll be cheering for South Africa, not because they are playing against India. We want to see India lose. But secondly, it is that South Africans have never won anything. So who wouldn't mind a new champion there? So yeah, there we go. Oh, that's gone. That's got to be out. ICC Cricket World Cup. Gupshup. Only on Mera FM 107.4. और जाने से पहले आपको बताना चलेंगे इस वीकेंड में जहां पे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी होना है, वहां पे उसी दौरान जब T20 वर्ल्ड कप अपने उरूज पे पहुंचा हुआ होगा, उस वक्त यूरो का प्री क्वार्टर फाइनल का मरहला, जिसको नॉकआउट का मरहला भी कहा जाता है, उसका आगाज हो चुका होगा. कल पहले मैच में स्विट्जरलैंड का मुकाबला होने वाला है इटली के खिलाफ और ये मुकाबला बर्लिन में खेला जाएगा. और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे सैटरडे और हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब रात 12 बजे जो है वो जर्मनी और डेनमार्क के दरमियान मैच होने वाला है एट डॉर्टमुंड. सो ये है. और अगर बाकी वीकेंड के मैचेस के हवाले से हम बात करें तो फ्रांस विल बी टेकिंग ऑन बेल्जियम. संडे की रात 9 बजे ये मैच होना है. डुसलडोर्फ में ये गेम खेला जाएगा. और इतवार और पीर की दरमियानी शब 12 बजे कोलोन में मैच होगा बिटवीन स्पेन एंड द सरप्राइज पैकेज ऑफ दिस टूर्नामेंट, जॉर्जिया. What a win that they had against. अच्छा, मैंने वो मैच देखा तो नहीं, लेकिन हमारे कजन ने मुझे कल बताया कि यार अंपायर ने बड़ी बेमांटी की पुर्तगाल के खिलाफ. सो चलें जी, ओके, लेट्स सी. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Alamgir featuring Fariha Parvez and such a beautiful soothing song this is, man, seriously. इसके जितने भी वर्जन है, इसका एक लाइव वर्जन भी है जो कि अगर आप YouTube पे जाएं, मैं शायद पहले भी आप लोगों को बताया था, अगर आप YouTube पे जाएं तो आप सर्च करें तो आलमगीर साहब ने वो लाइव ढाका में परफॉर्म किया था जिसमें शेख हसीना वाजिद जो है वो भी ऑडियंस पे बैठी हुई हैं. एंड उसमें आलमगीर साहब डांस भी कर रहे हैं और गा भी रहे हैं और उर्दू और बांग्ला दोनों में उन्होंने जो है वो ये गाया है. सो ब्यूटीफुल फोक सॉन्ग दिस इज. यूट्यूब का फायदा ये होता है कि जो भी गाना होता है उसके नीचे कमेंट्स में ना आपको उस गाने के बारे में बहुत जानने का मौका मिलता है. तो आपको फिर पता चलेगा कि जी हु वाज दैट बांग्लादेशी पोएट हु रोट दिस सॉन्ग. एंड बड़ा खूबसूरत ये है ट्रेडिशनल बांग्ला, जिसमें ऑफ कोर्स उन्होंने फ्यूजन किया था फॉर सीजन 6 रोहिल ने. एंड जो दिस ईस्टर्न क्लासिकल सॉन्ग सैया बिना घर सुना. ओके, चलें जल्दी से आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं. बाय द वे, डिबेट हैज कम टू एन एंड. इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान, और उसके हवाले से मैं अभी कमेंट्स ड्यूरिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग जो है वो भी पढ़ रहा था और वो भी हम थोड़ी देर में अभी शामिल करते हैं. बट
चलें, बट कोई भी नहीं अभी फिलहाल जो है वो, बट कोई भी नहीं अभी जो है वो, हम जरा आप लोग के मैसेजेस पे नजर डाल लेते हैं एंड देखते हैं जी फेसबुक पे कौन कौन है हमारे साथ. ब्रो आई एम अस्लीप, वेरी स्लो सॉन्ग. फ़हीम ब्रो, नहीं यू आर अवेक मैन, तभी तो आपने मैसेज किया है. मोहसिन अजहर कहते हैं सॉरी, आलमगीर वाज ऑलवेज माय फेवरेट सिंगर, द बेस्ट टाइम टू एंजॉय हिम व्हाइल आई एम डूइंग माय कार्डियो, थैंक्स फॉर प्लेइंग आलमगीर. ऑलराइट. अशफाक कहते हैं really like these USA presidential issues based debates. Your friend Trump just rolled over Mr. Biden. Well, you know, I put up the greatest performance in the history of greatest performance in the American debates. Like seriously yaar, he literally killed Joe Biden today man. Seriously. आगे बढ़ते हैं जी. Kohli needs a series against Pakistan to regain his form. Lazy elegance of Rohit is simply matchless at the World Cup. South Africa needs something extraordinary to win against India. Absolutely, I totally agree with you, man. We came so close to beating India. Seriously, great song. अच्छा समी मेरी बात चले जो होता है वो तो आप कम पढ़ चुके हैं. और इसके अलावा क्या सीन है. सुनील राठी कहते हैं US in allies to deliver F-16 to Ukraine next month, but Ukraine don't have trained pilots to fly them. Probably would get training from US by the end of 2024. Well, one country has got a lot of trained F-16 pilots, my friend. Oh, I'm talking about Jordan, okay? Don't get me wrong. आगे बढ़ते हैं. फरहान असलम खान कहते हैं ओहो भाई, कहते हैं नीड काइंड प्रेयर्स एज माय फादर इज हॉस्पिटलाइज्ड. भाई फरहान के वालिद साहब के लिए बहुत सारी दुआएं. अल्लाह ताला उनके वालिद साहब को शिफाए कामिल अता फरमाए और बहुत जल्द अपने घर जो है बखैर व आफियत वापस ले आए. आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा माई ट्यूनर रेडियो इज कंटिन्यूअसली प्लेइंग सम अदर सॉन्ग. बाबर अली, ऐसा कैसे हो सकता है यार. तो आपने कोई और चैनल सुन रहे होंगे, हो सकता है. वंस अच्छा फैसल सगीर कहते हैं वन साइडेड बोथ सेमीफाइनल सीम्स इंडिया लिफ्ट द कप बट आई विश साउथ अफ्रीका मेक हिस्ट्री. मुझे लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा. चलें जी, आयमा शेख ने बताया कि वो कराची से उनका ताल्लुक है. चलें जी, बिल्कुल आपके हस्बैंड को जो है वो हम क्रिकेट टीम में दाखिला दिला देते हैं. ठीक है जी. इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इंडिया स्टिल विनिंग देयर गेम विद विराट्स परफॉर्मेंस. Without Virat's performance, Indian cricket team now doesn't depend on Virat. I mean seriously, अगर आप इस इंडियन क्रिकेट टीम से विराट को अलग भी कर देंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. I think it's a very very interesting unit. और अगर आप इंडियन बेंच स्ट्रेंथ भी देखेंगे तो वो बड़ी जबरदस्त है. आप देखें जी, दुबे जी को जो टीम में काफी गालियां पड़ रही हैं, वो इसलिए पड़ रही हैं कि दुबे जी जो टीम में खेल रहे हैं, शिवम दुबे, वो रिंकू सिंह नामी एक प्लेयर की जगह खेल रहे हैं. और रिंकू सिंह इज अ वेरी एक्सप्लोसिव प्लेयर. सिमिलरली ओपनिंग में भी ये बात की जा रही है कि यशावी जायसवाल एक्चुअली उससे ओपनिंग करा के कोहली को ड्रॉप करवाया किया जाए. लेकिन so द बेंच स्ट्रेंथ इज रियली जबरदस्त यार. अच्छा जी, अदिल भाई, यू नो आई एम योर रेगुलर लिसनर. मुबशिर अमीद साहब कहते हैं फॉर मोर देन 1.5 decades और एक एनजीओ में 17 साल से जॉब कर रहा हूँ, बट 26 जून को सडनली मुझे फारिग कर दिया गया है, जहां से मैं 72,000 रुपए सैलरी दे रहा था. अब बिल्कुल जीरो पे आ गया हूँ. प्लीज प्रे फॉर मी एंड गाइड मी. मुबशिर साहब, मेरी दुआएं आपके साथ हैं यार. मैं दुआ जरूर आपके लिए कर सकता हूँ, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ गाइडेंस डू यू नीड, ये मुझे बताइए आप कि मैं क्या कर सकता हूँ. नाउ यू आर सेइंग दैट इट हैज कम टू जीरो. सो गाइज नाउ मुबशिर, सबसे पहले दुआ. अब ये ना एक अलग टॉपिक है और मैं जाहिर है इस पे बहुत बात करता हूँ और एंड आई हैव गॉट आंसर टू ऑल द काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दैट पीपल कम अप विद. गाइज, if you are in your mid-20s, late 20s, early 30s, for God's sake yaar, whether you are earning 50,000, 72,000, 80,000, 90,000, for God's sake save some money every month. छोटा छोटा अमाउंट यार, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा. 5,000 10,000 रुपए ही हर महीने सेव करें, उसको कहीं इन्वेस्ट करते रहें. खुदा के लिए ये प्लॉट ना लें, अपने कोई अब्बा के पैसे मिले और ना लें, उसको इन्वेस्ट करें. ये जो पैसे आपके, इनको प्लीज कैश में ना रखें, घर की अलमारियों में इनको ना रखें. इन्वेस्ट दिस मनी, अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें. ओके जी, इस पैसे को इन्वेस्ट करें हर महीने. खुदा ना खास्ता इस तरह की जो लाइफ के, मैं हमेशा यही जो भी मैं जो पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से जो कंपनियां मुझे इस काबिल समझती हैं और मुझे बुलाती हैं, उनको जो मैं पहला पॉइंट यही बताता हूँ, व्हाई डू यू नीड सेविंग, इज बिकॉज ऑफ दीज ब्लैक स्वॉन इवेंट्स ऑन योर लाइफ. कि आपकी जिंदगी के वो इवेंट्स जिनका एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली. उनसे बचाने के लिए, आपको एक बफर देने के लिए कम से कम आपके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए कि यार आई कैन मेंटेन माई लाइफस्टाइल फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months और मे बी अ ईयर, जितने अरसे मैं एक नई नौकरी ढूंढ रहा हूं. फॉर गॉड सेक गाइस, स्टार्ट सेविंग समथिंग एवरी मंथ यार.
गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, भाई बहुत शुक्रिया. जिन लोगों को ये गाना अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच. आप लोगों ने जो है वो अप्रिशिएट किया. और अदील कमर भी कहते हैं अच्छा गाना लगा उनको. डॉक्टर शैला ने भी एंजॉय किया गाने को. राना, थैंक यू सो मच. राना herself lived her childhood in East Pakistan, so this song's reminder is very nostalgic for her, of course. And then we have got Umair, who says के भाई लवली सॉन्ग बाय आलमगीर, थैंक्स फॉर प्लेइंग. लेकिन दो लोगों को इस गाने में जो है वो नींद आ गई, जिसमें एक ऑफ कोर्स फहीम ब्रो थे, और उसके अलावा जो है वो शारिद किदवाई साहब को भी जो है गाने में नींद आ गई भाई. तो चलें जी, क्या कहा जा सकता है. आगे बढ़ते हैं और जो है वो हम एक सेकेंड, कोई और एप्रिसिएशन तो नहीं है गाने की. अच्छा जी, ठीक है. आसिया अरशद is listening to us, very nice. और she's traveling with her family, northern areas गई हुई है लाहौर से, और इस वक्त हुंजा में मौजूद हैं पासूकोन्स की तरफ, और वहां पे प्रोग्राम सुन रही हैं हमारा. थैंक यू सो मच. आप जहां भी जा रही हैं हमें जो है वो प्रोग्राम को हमारे सुन रही हैं. एंड चलें जी, दैट इज गुड. इसके अलावा जुम्मे का दिन है आज, और जहाँ पे बहुत सारे लोग जुम्मा मुबारक कह रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे दोस्त रहमान खिलजी साहब को एक गाना याद आता है अमिताभ बच्चन वाला, जिसमें जुम्मे के दिन का कुछ जिक्र है. हैरत की बात है भाई, लेकिन खैर चलें जी. ओके, इसके अलावा कलीम जाफरी साहब, थैंक यू सो मच भाई. आप कहते हैं जुम्मा मुबारक कहते हैं आप. चलें, थैंक यू. और मोहसिन असर का मैसेज तो हमने खैर बहरहाल पढ़ लिया था. चलें जी, अब जल्दी से बात करते हैं. डिबेट मैंने आपको बताया. चलें भाई, पहले तो सुन लें, बैकग्राउंड आपको पता है, और सुबह से ही मैं कुछ ना कुछ बात कर रहा हूँ. जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है, हम बताते ही चलें कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है वो CNN ने आपसे थोड़ी देर पहले होस्ट की थी, क्योंकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 6 बजे शुरू हो गई थी, और मुझ जैसे कुछ बेवकूफ जो है वो उसको उस वक्त से सुन भी रहे थे. मैंने इसको शुरू के 7-8 मिनट की जो है ना वो मिस कर दी थी, विच ऑफ कोर्स आई विल कैच अप लेटर ऑन आफ्टर द शो. बट मैंने लगाया ही था, और उसी वक्त पहली जो है ना वो जो बाइडन ने अपनी वो भूल गया बोलते बोलते वो बोल क्या रहे हैं. सो बहरहाल तकरीबन कोई 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 25 मिनट चलने वाली ये डिबेट जो है थोड़ी देर पहले खत्म हुई, और अब उसके रिएक्शंस जो है वो आने शुरू हो गए. एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन दैट फैक्ट दैट डोनाल्ड जे ट्रम्प हैज वन दैट डिबेट, और उसने कितना हैंड्स डाउन, उसने लिटरली रोल्ड ओवर जो बाइडन. और सी, आई एम नॉट सेइंग कि बाइडन के आर्गुमेंट्स कोई वीक थे या बाइडन वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस. सो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, माय फ्यू टेकअवेज. अभी जाहिर है मैं दूसरों के कमेंट्स, बिकॉज मैंने पूरी डिबेट सुनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं शो लाइव कर रहा था, लेकिन जहां भी ब्रेक में और गाने में मौका मिल रहा था मैं उसको सुन भी रहा था. सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैंने सोचा कि अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ में शेयर करता चलूं उसके हवाले से. नंबर 1, आई थिंक Biden's age is a massive issue. यार seriously speaking, मुझे वाकई ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि why the Democrats were not taking it seriously. अभी आज जाके, even though Donald Trump खुद in his late 70s है, but Joe Biden is 81 year old and 82 का हो जाएगा. And by the time अगर वो इलेक्शन जीता है और वो अपनी अगली प्रेसिडेंसी खत्म कर रहा होगा, he'll be 86 years old. And you really don't see how he is going to continue. I mean, इतनी incoherent किस्म की उसकी टॉक थी. और with all due respect to senior citizens, यार एक उम्र का हिस्सा होता है. आप देखें ना, जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, दे टेक अवे, वो एक सर्टेन एज के बाद लाइसेंस इशू नहीं करते, बिकॉज उनको ये लगता है, गाड़ी के लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की मैं बात करूं, उनको ऐसा लगता है कि यार आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो एक सर्टेन एज के बाद आके इट बिकम्स स्लो. वो खत्म नहीं हो जाती है, बट वो स्लो हो जाती है कि आपको जो फॉरेन डिसीजंस लेने होते हैं, जो अब्रप्ट डिसीजंस लेने होते हैं, वो आप नहीं ले पाते वो कॉल्स, बिकॉज सिंपली द सिस्टम इज वर्किंग स्लो राइट नाउ, एंड व्हिच इज व्हाई यू हैव सर्टेन एज लिमिट्स. इसके बाद आप ये ना किया करें. लेकिन यार समझ में नहीं आई है कि क्यों डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो एडमेंट रही इस बात पे कि जो बाइडन को जो है वो कंटिन्यू करवाया जाए. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ट्रम्प के अलावा कोई और तगड़ा यहाँ पे रिपब्लिकन कैंडिडेट होता ना, तो मेरे ख्याल से इतने बड़े मैसिव मार्जिन से जो बाइडन को यहाँ पे शिकस्त होनी थी. द इशू विद डोनाल्ड ट्रम्प इज दैट इज इक्वली हेटेड इन अमेरिका. इस वक्त अमेरिका में जो इलेक्शन होने वाला, और ये बात आप मुझसे आने वाले दिनों में बहुत सुनेंगे कि इस वक्त अमेरिका में जो इलेक्शन होने वाला है वो दो इंतहाई डिसलाइक बंदों के दरमियान होने वाला है, और अमेरिकन ये डिसाइड करेंगे कि हम कम नफरत किससे ज्यादा करते हैं, रादर देन हम ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं. समझ रहे हैं ना मेरा ये पॉइंट आप? सो
ये है सिलसिला इस वक्त बहुत बड़ा. सो जो बाइडन, माय ऑब्जर्वेशन नंबर 1, जो बाइडन इज टू ओल्ड मैन सीरियसली. और मैंने ये बोला कि जी उसकी बातों में कोई रब्त नहीं था आज. बास जगहों पे उसने कुछ फैक्ट्स भी कहते ही हैं कि अभी वो ज़ाहिर फैक्ट चेक अभी चल रहा है उन तकरीरों के हवाले से एंड ऑल. और इवन बहुत सारे जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी अभी वो गेविन न्यूसम से बात कर रहे थे. गेविन न्यूसम इज द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया. और उससे अभी एक जर्नलिस्ट ने पूछा भी ये सवाल कि डू यू थिंक यू शुड बी द कैंडिडेट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी इन दिस इलेक्शन, इवन दो इसकी कोई ये चीज लाइकली नहीं है, हाईली अनलाइकली. लेकिन फिर भी ये सवाल ही क्यों उठ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि यार ये दिस बाइडन गाय इज जस्ट नॉट रेडी फॉर दिस पोजीशन. तभी तो वो डोनाल्ड ट्रम्प उसको स्लीपी जो कहता है, स्लीपी जो, he can't be the president. All right, दूसरी पॉइंट, दूसरी क्या चीज है, डोनाल्ड ट्रम्प हैज टोन डाउन अ बिट. टोन डाउन, मैं वो उनकी फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहा. वैसे उस पर डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि he has actually lost few pounds. बट बहरहाल डोनाल्ड ट्रम्प का जो एक तकरीर का और एक डिबेट का अंदाज हुआ करता था, हमने 2016 की डिबेट में देखा और 2020 की डिबेट में देखा. ही वॉज वेरी कॉन्फ्रंटेशनल. वो फड्डेबाजी के मोड में हुआ करता था फुल, काफी ज्यादा. और काफी ज्यादा उसकी जो बातें हुआ करती थी वो प्रोवोकेटिव हुआ करती थी, गुस्सा दिलाने वाली हुआ करती थी अपने ओपोनेंट्स को एंड ऑल. मे बी इट इज द एज और द फैक्ट कि डोनाल्ड ट्रम्प को जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ लेकर आना है बाय पुटिंग अप अ मॉडरेट फेस. मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अब जो है ना वो काफी ज्यादा अपने रेटोरिक को जो है वो टोन डाउन किया है. एंड ही वांट्स टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज मासेस कैंडिडेट, यानी एक अभी अमेरिकन राइट विंग का नहीं बल्कि एज आई सेड अर्लियर कि जो मैसेज हैं, जिसमें ऑफ कोर्स एक जमाना था कि अमेरिका की जो माइनॉरिटीज थी दे यूज्ड टू हेट एंड डिसलाइक डोनाल्ड ट्रम्प, चाहे उसमें ब्लैक्स हो, चाहे उसमें हिस्पैनिक्स हो, चाहे उसमें एशियंस हो. लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने, ऐसा लग रहा है पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा है कि ही हैज स्टार्टेड फोकसिंग एंड टारगेटिंग दीज पीपल. और आज की जो उसकी डिबेट में परफॉर्मेंस थी उसको देख के अंदाजा ये होगा कि वाकई यार इसने जो है वो कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं की, अपने प्रिंसिपल्स पे जो है वो रहा, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स पे वो बहुत आगे नहीं गया. स्पेशली वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली सरप्राइज मी वो ये था कि उसने अबॉर्शन के हवाले से, याद रहती है अमेरिका में अबॉर्शन या इस्कात अमल जो है वो एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल इशू है, स्पेशली खवातीन के हवाले से. खवातीन अपनी बॉडीज के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल चाहती हैं. और अमेरिका में जो राइट विंग है, एक्सट्रीम राइट विंग रियासतें हैं, वो अबॉर्शन या इस्कात अमल के हवाले से बड़े सख्त कवानीन लेकर आ रही हैं. लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने सरप्राइजिंगली इस पे एक बहुत मॉडरेट किस्म का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, जो कि मेरा ये ख्याल है कि उनकी पुरानी जो एक पॉलिसी थी या जो उनका था रुझान, उससे वो एक मेजर डिविएशन है. ठीक है जी, कुछ सर्वेज वगैरह भी आ रहे हैं और ये सारी बातें जो है उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प को ही ये करार दे रहे हैं कि ही इज द विनर ऑफ दिस डिबेट. और उसके अलावा जो है वो क्या खबर आ रही है जी, बिल्कुल बीबीसी ने अपने तज्जिए में लिखा है, एंथनी जर्कर हैं जो कि बीबीसी के नुमाइंदे हैं, काफी फ्रीक्वेंटली सुनाई दिए जाते हैं अमेरिका से, और उनका ये कहना है बाइडन स्टम्बल्स इन टेस्टी डिबेट, यानी बाइडन जो है वो लड़खड़ा गए हैं एक मुश्किल डिबेट में. और कहते ये हैं कि roughly midway through the debate, the Biden campaign told reporters that the president has been battling a cold and attempt to explain his raspy voice. This may be so, but it sounded like an excuse. वाकई यार बाज़ जगहों पे मैं भी मेरे लिए बड़ा मुझे फोकस से सुनना पड़ रहा था कि what is Biden even trying to say, because वो जो एक मर्मरिंग किस्म की एक साउंड पैदा हो जाती है ना कि आपको वाकई समझ में आता है बंदा बोल क्या रहा है. सो बहरहाल जी चलें जी, आज पहली डिबेट जो है ये हो गई है. और ऑफ कोर्स ये डिबेट्स अभी सिलसिला एक डिबेट्स का होगा, ये काफी वक्त से पहले ये डिबेट जो है वो शुरू हो चुकी है, बिकॉज अभी ना डीएनसी हुआ है ना रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन हुआ है. अभी जो उनके मेन पार्टीज की नॉमिनेशन होती है ना, डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी तक अपना जो है वो रनिंग मेट का जो है वो ऐलान किया है. बट लेट्स सी, अभी CNN, अच्छा जी CNN का मैं अभी तज्जिया पढ़ रहा हूँ, एंड CNN पंडित जो है ही इज सेइंग दैट वेरी अग्रेसिव पैनिक अमंग सम डेमोक्रेट्स ओवर बाइडन. सी देयर यू गो. अच्छा जी, जॉन किंग जो कि CNN के एक बहुत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है और बहुत जबरदस्त इलेक्शन की ट्रांसमिशन, जॉन किंग यार ही इज लिटरली द बेस्ट इन द बिजनेस. He says this was a game-changing debate in that sense right now as we speak. There is a deep and a wide and a very aggressive panic in the Democratic Party. It started minutes into the debate and continues right now. It involves party strategists, it involves elected officials, it involves fundraisers, and they are having conversation about president's performance, which they think was extremely dismal.
ओके चलें जी, वेरी नाइस. अच्छा हाँ, सम ऑफ दोस कॉन्वर्सेशंस इंक्लूड should we go to the White House and ask the president to step aside? Wow. Should prominent Democrats go public with that call because they feel this debate was so terrible? और अगर ये होता है, यानी आज पहली स्पीच ये हो गई और नजर आ गया लोगों को कि यार बाइडन इज जस्ट नॉट फिट फॉर इट. आई मीन ट्रम्प लिटरली, मैंने जो आज ट्वीट भी कर लिया था, मैंने शायद कुछ मिनट ये देखा और मैंने उस वक्त आज से कोई 6:30 बजे मैंने ट्वीट कर दिया था कि डूड, दिस ट्रम्प गाय इज लिटरली किलिंग जो बाइडन देयर. ट्रम्प वाज सो कोहेरेंट और आर्टिकुलेट एंड बेहतरीन उसने जो है ना बात की. बट बाइडन, अब ये डिबेट ये हो रही है कि यार इसको रखना भी है नहीं रखना. और अगर फर्ज करें कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी में ये शोर मचना शुरू हो जाता है दैट बाइडन इज नॉट फिट फॉर इट, दिस इज इट फॉर डेमोक्रेट्स. ट्रम्प इज विनिंग इट हैंड्स डाउन, बिकॉज इतनी कहना चाहिए कि ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है यार कि पाकिस्तानी अवाम जाके बगैर किसी इलेक्शन सिंबल के और बगैर किसी इलेक्शन जलसे के बगैर रैली के जाके एक बंदे को वोट दे के आ जाएंगे. Americans look into the organization of the party as well. They look into the planning of the party as well. They are more well informed and they are better democratically. They are more mature people. So ये जो बातें इस वक्त आ रही हैं इस पहली डिबेट के बाद, this sounds disaster for Democratic Party and that was waiting to happen. I'm sorry, काफी ज्यादा बात कर ली, ब्रेक पे जाना था मुझे. इंजीनियर बाबू परेशान हो रहे होंगे तो हम ब्रेक पे जाते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर मजीद आज के कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन कर लेते हैं. Don't go anywhere and keep listening. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम चुन किया. कसम खा रहा हूं अपना अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट के हवाले से कोई और बात नहीं करूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स आई विल टॉक अबाउट सम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. भाई यार, हमने वैसे इस चीज पे, इस खबर पे ज्यादा फोकस नहीं किया और हमें करना भी चाहिए. पड़ोसी मुल्क है हमारा और आपको पता है इट्स एन इमोशनल डे फॉर ईरान टुडे बिकॉज ईरान अनकैरेक्टरिस्टिकली एक अर्ली इलेक्शन में जा रहा है. जनरली ईरान में जब भी सदर इलेक्ट होते हैं वो अपना टर्म पूरा करते हैं. हमें ये बात भी पता है बहरहाल ईरान में सदर की ताकत जो है वो तो काफी रिस्ट्रिक्टेड सी होती है. असल बंदा तो जो आयतुल्ला बैठे होते हैं टॉप पे, सुप्रीम लीडर वो होते हैं. लेकिन फिर भी बहरहाल ईरान में आज ऑन द 28th of June ये इनके अर्ली इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं. और इसमें ज़ाहिर है ईरान में जो इलेक्शंस रहते हैं नेचुरली, इसमें जो सबसे क्रिटिकल कैंडिडेट होता है इज द वन हु इज इन फैक्ट बैक्ड बाय जिसे कहते हैं कि इज बैक्ड बाय द रूल आयतुल्ला ऑफ द कंट्री. लेकिन इस बार ईरान के इलेक्शन में जो है वो एक जो मेन बंदे हैं इस वक्त वो इनमें एक हैं मोहम्मद बाकिर कलीबाफ, हु इज द फॉर्मर कमांडर ऑफ द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, हु इज करंटली द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट. इसके अलावा सईद जलीली, ही इज अ हार्ड लाइनर फॉर्मर न्यूक्लियर नेगोशिएटर. हाउएवर आई थिंक ये इब्राहिम रईसी साहब को, आपको पता है जी, उनका इंतकाल हो गया था उस हेलीकॉप्टर क्रैश में अब से 1.5 महीना पहले, और फिर उन्होंने वहां पे फौरन इलेक्शन अब की और इलेक्शन जो है वो आज होने भी वाले हैं. हाउएवर दुनिया जिस कैंडिडेट की तरफ नजरें काफी ज्यादा हैं, ही इज एक्चुअली अ रिफॉर्मिस्ट, यानी एक कहना चाहिए कि रिफॉर्म पसंद जो है वो एक शख्सियत है जिनका नाम है जनाबे वाला, हिज नेम इज मसूद पेजेश्कियान. ऑलराइट, मसूद पेजेश्कियान साहब जो हैं, हु इज अ फॉर्मर हार्ट सर्जन एंड द फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर. और ये ईरान में जो रिफॉर्मिस्ट माइंडेड लोग हैं, यानी जो इस्लाहात, हाँ रिफॉर्म के लिए वर्ड होता है इस्लाहात, जो इस्लाहात पसंद लोग हैं ईरान में, जो कि ज़ाहिर है जो वहाँ की यंग जनरेशन है जो कि इस थियोक्रेटिक निज़ाम से थोड़ी सी उखड़ी नजर आती है, वो बैक कर रहे हैं मिस्टर पेजेश्कियान को, हु इज 69 years old. और उन्होंने बीच में अपनी कैंपेन के दौरान कुछ इस तरह की बातें की कि जिससे ईरान में जो थोड़े से मॉडर्न लोग हैं या जो उनकी यंग जनरेशन है, दे गेट सम सॉलिस आउट ऑफ इट. उनको कुछ जो है वो ढारस बनती है. आप जानते हैं ईरान में अब से कोई तकरीबन 2 साल पहले बड़े प्रोटेस्ट हुए थे. एक कुर्द लड़की को जो है वो इनकी पुलिस ने जो है, जो मॉरल पुलिस है ईरान की, उसने उस बेचारी पर तशद्दुद करके उसको जो है वो हलाक कर दिया था. और मासा अमीनी उसका नाम था. यस, शी वाज फ्रॉम द इरानियन कुर्दिस्तान. वो तेहरान आई हुई थी अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने, और उसका क्योंकि दुपट्टा सही से नहीं पहनी हुई थी या सर पे स्कार्फ सही से नहीं पहना हुआ था, तो जी ये जो पुलिस है उसने उसको जो है वो उठा के गाड़ी में डाल दिया और वहां को तशद्दुद हुआ एंड शी पास्ड अवे. अच्छा जी, हुआ ये कि अब मिस्टर पेजेश्कियान जो है वो ये कहते हैं, if wearing certain clothes is a sin, the behavior toward women and girls is 100 times the greater sin.
nowhere in religion is there any permission to confront someone because of their clothing. Okay जी, ये ईरान में बड़ी बात होती है कहना कि अगर उस खातून ने जो है वो कोई खातून जो है उनके कपड़े अगर कोई गुनाह है तो हमारा जो बिहेवियर है उस बंदी या उस लड़की की तरफ वो उससे 100 गुना बड़ा हम गुनाह कमिट कर रहे हैं वहां पे. कहते हैं मजहब में कहीं पर भी जो है वो किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते एक सर्टेन टाइप ऑफ क्लोथ्स वगैरह पहनने के लिए. ओके जी, उन्होंने ये भी वादा किया है कि अगर वो सदर बन जाते हैं तो वो मगरिब के साथ जो है वो मामला अच्छे करेंगे और ईरान के जो न्यूक्लियर टॉक्स है उनको एक बार फिर से रिवाइव कराएंगे. बिकॉज आप जानते हैं ईरान की इकोनॉमी जो है इट हैज बीन अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज उनके ऊपर जो प्रेशर्स वगैरह हैं. अच्छा, जो कि सैंक्शंस लगी हुई हैं. मिस्टर पेज़ेश्कियान जो है इनको 2 साबिक ईरानी जो रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सपोर्ट किया है, जिसमें से एक हसन रूहानी है, अगर आपको याद हो, वो रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट, एंड मोहम्मद खातमी. ये 2 प्रेसिडेंट ऐसे गुजरे हैं जो कि ऑनेस्टली खातमी साहब देखने में तो बिल्कुल भी रिफॉर्मिस्ट नहीं लगते रहे, लेकिन एक्चुअली वो बड़ी ओपन माइंडेड सोच रखते थे, विच वॉज अ वेरी नाइस थिंग फॉर द कंट्री. इसके अलावा फॉर्मर उनके एक फॉरेन मिनिस्टर है मोहम्मद जवाद जरीफ. जिस जमाने में इनके ये न्यूक्लियर नेगोशिएशन बाइडन के टाइम पे अराउंड हुआ करते थे, उस जमाने में ये नाम बड़ा कॉमन सुनने में आया करता था. तो ये 3 जरा लिबरल सोच रखने वाले लोग हैं, उन्होंने बैक किया है पेज़ेश्कियान साहब को, और उनकी जो कैंपेन रैलीज हैं दैट हैज एक्चुअली जनरेटेड अ लॉट ऑफ क्राउड एंड ऑल, एंड अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर सपोर्टिंग हिम. बट बहरहाल अब देखते ही हैं कि जी आज वहां पे इलेक्शंस होते हैं और रिजल्ट्स आते हैं, तो बाय द टाइम when we'll come back next time, so हम इनके रिजल्ट्स पे भी बात करेंगे. I think I should have talked more about the Iranian elections. ये अभी एक स्नैप सी टॉक यहाँ पर दे दी है, बट कोई बात नहीं. चलें जी गाइस, अब वक्त आ गया आप लोगों को इजाजत ली जाए. ऑफ कोर्स दिस इज द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड द मंथ. So if you are having your year end or month end or half yearly closing and stuff, so good luck to you all. I'm pretty sure by the time we'll come back on Monday, it's gonna be a bank holiday. So guys be prepared for that. को बैंकिंग शैंकिंग का काम करना है तो आज करा लें, बिकॉज मंडे को जो है ना वो बैंक बंद रहेगा. लेकिन याद रहे जी, ये वीकेंड इंपॉर्टेंट है. T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी होना है और आपको पता है कि उसमें क्या होना चाहिए और आपको ये भी पता है कि उसमें क्या होगा. बहरहाल चलें जी गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात. चल दें, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.